ठीक है। तो लास्ट हम लोगों ने जो DI देखा था, ये वाली PDF देखी थी, इसका एक कोड लैब था, वो देखा था आपने? भैया हम्म। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं भैया, स्टार्ट किया। अरे जो कोड लैब बताया था वो देखा था कि नहीं देखा? हाँ यार देखा था ना, मैंने तो कल वाली क्लास मतलब देख नहीं पाया था, फिर मैंने वीडियो लेक्चर ही देखा। अच्छा। हम्म। तो हम लोग ने वो API वाला प्रोजेक्ट बनाया था, ये वाला, हाँ एवरी दिन देखी। इसी का ही एक वो वाला वर्जन बनाते हैं जिसमें DI इम्प्लीमेंटेड है, यूज हो। हाँ जिसमें ग्रेट। हम लोग व्यू मॉडल प्रोवाइडर वगैरह का यूज नहीं करेंगे। तो जनरली हमारा प्रोसेस क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंटरफेस से। मतलब जो MVVM का नॉर्मल प्रोसेस होता है कि हम सबसे पहले अपने इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारी API कॉल स्टार्ट होती है। हमारे पास URL मिलता है, बेसिकली एंड पॉइंट मिलता है। आपका शायद माइक ऑन है। तो हमको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना होता है, और उसके बाद इस API को हिट कराने के लिए हमें कोई एक लाइब्रेरी चाहिए जो कि हमारे पास है रेट्रोफिट। और फिर इस रेट्रोफिट का इंस्टांस क्रिएट करते हैं जिसमें हम हेल्प लेते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने इस इंटरफेस को, जिसमें हमारा टोटल बेस URL और ये हमारी जो इंटरफेस क्लास रहती है इससे ये कनेक्ट हो जाता है रेट्रोफिट बिल्डर से, और हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। और इस वेरिएबल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी करना चाहें। अगर हम जहाँ पर भी API कॉल कराते हैं, जैसे हम लोग रेपोजिटरी पर जाते हैं अपने, और यहाँ पर हम एज अ कंस्ट्रक्टर पास कर रहे थे लास्ट टाइम तक। ठीक है। तो ये चीज़ अब हमें सेम चीज़ करनी है विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली हमें कोई खास हमें ज़रूरत पड़ नहीं रही है अलग से, लेकिन ये जो पास करेंगे, जब भी हम अगर DI यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते, तो हमें वहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि फिर DI को नहीं पता। जब आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हो और फिर अगर आप ऐसे पास कर दोगे तो फिर उसे पता नहीं है किस में क्या किसको इंजेक्ट करना है। तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा। अगर आप कंस्ट्रक्टर में इस तरीके से पास कर रहे हो तो एज अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल जैसे थे। तो जनरली हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से ही हमारा काम हो जाएगा नॉर्मल API कॉल के लिए। और लेकिन जब हम रेट्रोफिट वगैरह ऐसी कोई लाइब्रेरी या ऐसी कोई थर्ड पार्टी चीज़ इंप्लीमेंट करता है जिसका DI ने हमारे लिए पहले से कंपोनेंट नहीं बना रखा, उसका एनोटेशन नहीं बना रखा, तो उस केस में हमें उसका मॉड्यूल बनाना पड़ता है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला, अगर हम ये चीज़ आप डायरेक्टली DI का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। DI हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद हिल्ट, और जो हमने आपको एक कोड लैब बताया था इस पे भी जा सकते हो। तो इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिपेंडेंसीज डालनी होती है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ DI। तो सबसे पहले DI एक एक्सटर्नल चीज़ है और प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ये एंड्रॉयड का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये हम सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे जो कोड का काम है, जो बॉयलर प्लेट कोड हम बार बार लिख रहे हैं वो हम ना लिखें और अपने कोड को थोड़ा सा क्लीन कर पाए। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट लेवल के बिल्ड डॉट ग्रेडल पे जाना होगा, एंड वहाँ पर इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा, जो कि हमें यहाँ पर मिलता है id.com.google-hult। तो और यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो वर्जन है और जो आपका यहाँ पर वर्जन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हम बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल वाले में या अपने ऐप में डालेंगे, वो सेम होना चाहिए। प्रोजेक्ट
में प्लगइन इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग अपने मॉड्यूल पर जाएंगे एंड मॉड्यूल पे भी सिंपल यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन। और ये हमने लास्ट टाइम भी रिपीट किया था, आज भी रिपीट करेंगे कि जो DI है वो अभी कैप्ट पर काम करता है, KSP पर नहीं काम करता है। तो हमें इसके लिए कैप्ट प्लगइन को रखना होगा। अगर हम यहाँ KSP यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। और अगर आपने कैप्ट, हो सकता है कि लाइक आपने कैप्ट यूज नहीं कर रखा, तो कैप्ट डायरेक्टली अगर लिखने से यहाँ पर एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ID Kotlin -कैप्ट ये जरूर ऐड कर देना, जिससे कि हमारा कैप्ट का प्लगइन आ जाएगा। और यहाँ पर प्लगइन में कॉम गूगल डैगर हिल्ट एंड्रॉइड ये ऐड कर देना। तो सबसे पहला एक बड़ा जो टफेस्ट स्टेज होता है कि हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं अपने में DI, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो बस करना कुछ नहीं होता है, 3 स्टेप रहते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट लेवल जो ग्रेडल रहेगा उसमें प्लगइन में डालना रहेगा, प्लगइन जो कि हमारा प्रोजेक्ट लेवल का ग्रेडल उसमें रहेगा। और वर्जन हमें ध्यान रखना होता है, यही रहना चाहिए। और मॉड्यूल लेवल में प्लगइन में डैगर हिल्ट और कैप्ट, कई बार हम कैप्ट को मिस कर जाते हैं, इस वजह से वो एरर देता रहता है और हम सोच नहीं पाते कि भाई एरर एग्जैक्टली आ क्या रहा है। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि आपको कैप्ट की नीड है, बट आप जब थोड़ा और गूगल करोगे तो बाद में पता चलेगा, और डॉक्यूमेंटेशन में और देखोगे तब वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो डैगर हिल्ट है वो कैप्ट के साथ ये भी सपोर्ट करता है। तो ये Kotlin कैप्ट प्लगइन लगा होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारी डिपेंडेंसी आ गई, दोनों कैप्ट वाली और हमारी एक्चुअल DI की, तो ये हमने कर दिया। तो इसके बाद हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद हिल्ट जो है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। और यहाँ पर ये कैप्ट को आप एरर टाइप को ट्रू कर सकते हो इन केस अगर कोई एरर आ रहा है तो, allow रेफरेंस टू जनरेटेड कोड। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज सबसे पहले आती है हमारे पास हिल्ट एप्लीकेशन क्लास। तो अब हमको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन क्लास क्रिएट करना होगा। एप्लीकेशन क्लास के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपके एप्लीकेशन का पूरा कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अगर हम एक एप्लीकेशन क्लास बना देते हैं। तो एप्लीकेशन क्लास बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मल Kotlin क्लास बनाओगे और उस Kotlin क्लास को जो है कुछ भी नाम दे के रख सकते हो। और वो जो है Kotlin हमारी कहाँ गई, मॉडल रिपोजिटरी UI ये है, सॉरी नीचे तो है, ओके। तो ये हमारी माई एप्लीकेशन के अंदर एक Kotlin क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है हमारे एप्लीकेशन को। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे इसका नाम हमने MVVM API रखा तो माई MVVM API एप्लीकेशन, कुछ भी रख सकते हो, बस इसको इनहेरिट कराना होता है एप्लीकेशन से। तो अगर आप ये कर लेते हो, इसका मतलब ये है कि ये आपकी बेस क्लास बन गई और जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन होगा तो सबसे पहले ये वाली क्लास कॉल होगी। और इस क्लास के अंदर अगर हम कोई भी इंस्टांस एक्टिवेट कराना है या फिर कोई भी डिपेंडेंसी जिसके हमें बाद में जरूरत है पूरे ऐप में, तो हम यहाँ पर भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखना होता है कि अगर आप सारी डिपेंडेंसी यहीं पर ही इनिशियलाइज करा लोगे तो आपका ऐप का स्टार्टअप टाइम बढ़ जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना होता है फिलहाल। लेकिन अभी जैसे इस ऐप में तो हमने सिर्फ API कॉल कराई है, तो हमें अलग से कोई ऐसी थर्ड पार्टी हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे हैं जहाँ पर हमें अपने एप्लीकेशन क्लास में कुछ इनिशियलाइज कराना है। अगर हम देखें तो इसमें ग्लाइड यूज़ हो रहा है और इसके अलावा रेट्रोफिट और बाकी API रिलेटेड डिपेंडेंसी में कोई भी एक्स्ट्रा लाइक फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, या फिर हम कोई नोटिफिकेशन के लिए या फिर फायरबेस ऐसा कुछ अगर हम करते हैं तब हमको यहाँ पर एप्लीकेशन क्लास में उसे इनिशियलाइज कराना पड़ता है। बट हम ऐसा कुछ नहीं करा रहे, तो अभी हमारा एप्लीकेशन क्लास खाली है। जब हम एप्लीकेशन क्लास को एप्लीकेशन से इनिशियलाइज करा लेंगे तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन क्लास बना दी, हमारी एप्लीकेशन क्लास बन गई, लेकिन अभी हमारे इस प्रोजेक्ट को नहीं पता कि ये हमारी एक बेस क्लास है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाना होगा एंड यहाँ पर एंड्रॉइड नेम और अपनी उस क्लास का नाम दे देना होगा। तब जाके ये एक्चुअल में हमारी एप्लीकेशन क्लास बनेगी और जैसे ही हमारा ऐप ओपन होगा वैसे ही सबसे पहले ये माई एप्लीकेशन क्लास कॉल होगी। तो इतना हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं अपने एनोटेशंस पर। तो जैसे कि हमने बोला कि हम लोग DI यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या बताना होगा कि हमारा ऐप जो है अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर रहा है, वो भी हिल्ट। तो उसके लिए, उसे बताने के लिए हमें अपनी उस एप्लीकेशन क्लास के ऊपर एक एनोटेशन देना होगा। क्या एनोटेशन @hilt Android app।
कि इसका मतलब ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो यूज कर रहा है इस एनोटेशन का, मतलब इस ऐप के अंदर क्या लगा हुआ है, DI यूज हो रहा है, और कौन सा यूज हो रहा है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हिल्ट यूज हो रहा है, तो हमें हिल्ट एंड्रॉयड ऐप एज ए एनोटेशन दे देना होगा। तो इससे हमारा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा विद DI। तो हमारे प्रोजेक्ट में DI सेटअप हो गया और यहाँ पर DI सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम जो भी एप्लीकेशन के अंदर जो भी फीचर्स क्रिएट करेंगे उसमें हमें अपना DI के लिए इंजेक्शन इम्प्लीमेंट करना होगा। तो जैसे कि हमने बताया कि हम लोग हमेशा जब भी आपको अभी कोई भी एप्लीकेशन को रीड करना है तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करना होता है, कि जहां से आपके पास डेटा आ रहा है, मतलब सर्वर साइड से। तो सर्वर साइड बेसिकली रिमोट सोर्स से अभी हमारे पास डेटा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो अब जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है इसमें कुछ तो पहले से एनोटेशन बनाए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके एनोटेशन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे मॉड्यूल मिलता है, प्रोवाइड मिलता है। तो हमें क्या करना होता है, अगर इनमें से कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि अगर एप्लीकेशन ये सब कुछ है तब तो हमारा काम चल जाता है, हमें डायरेक्टली एनोटेशन देना है और हमारा काम हो गया। जैसे एप्लीकेशन क्लास के लिए उसने हमें पहले से एनोटेशन दे रखा है @hilt एंड्रॉयड ऐप, तो हमें इसके लिए अलग से कोई कोड नहीं लिखना। लेकिन अब हम आते हैं इस API कॉल पर, तो ये एक इंटरफेस है। अब इस इंटरफेस का एक्सेस हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई DI के लिए हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मॉड्यूल क्रिएट करना होगा और उस मॉड्यूल के अंदर हमें बताना होगा कि भैया ये फंक्शन हमें प्रोवाइड करा दो। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम अपने पुराने कोड में देखें तो हम जो भी इंटरफेस क्रिएट करते हैं उसका अब हम इस API को कॉल कराते हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, कोई एक थर्ड पार्टी सर्विस की नीड होती है जो कि हम जिससे API कॉल कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने जो लास्ट टाइम यूज किया था वो यूज किया था क्या, रेट्रोफिट। ये हमारा पुराना कोड है जहां पर हम लोगों ने API इंप्लीमेंट की थी विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। तो अगर आप इस कोड में देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एक सिंगलटन क्लास बनाई है, ऑब्जेक्ट मतलब सिंगलटन क्लास, जिसका नाम रेट्रोफिट इंस्टेंस रखा है और जिसमें हम 3-4 चीजें प्रोवाइड कराते हैं। एक तो लॉगिंग इंटरसेप्टर का डेटा, लॉगिंग इंटरसेप्टर क्लास को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा एक OKSTTP क्लाइंट जिसमें हम अपने लॉगिंग इंटरसेप्टर को पास कर रहे हैं एज ए इंटरसेप्टर। और तीसरा इस रेट्रोफिट का इंस्टांस बनाते हैं। और रेट्रोफिट का इंस्टांस हम बनाने के लिए रेट्रोफिट का अपना एक प्रोसीजर है, जो जिसने रेट्रोफिट की लाइब्रेरी को लिखा है उसने बने एक बिल्डर पैटर्न बनाया है कि .base_url.client रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट, रेट्रोफिट को जब इंस्टांस कराएंगे तो वो कुछ इसी तरीके से होगी। तो ये चीजें हमने की थी जब हमने बिना किसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प ली थी। तो हमने तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास बना के, सिंगलटन क्लास बना के इस तरह से इंस्टांस बना लिया। लेकिन अब हम रेट्रोफिट को यूज करना चाहते हैं अपने DI के साथ में। तो आप ऐसे सोचो कि आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर लो, तो वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मॉड्यूल का। तो जब भी आप कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस का यूज करो, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी का यूज करो, तो उसके लिए अगर आपको डायरेक्ट DI जब यूज करोगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा मॉड्यूल। तो रेट्रोफिट इंस्टांस को हमने कर दिया है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में, देखो कमेंट। अब उसके लिए हम यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं जिसका नाम हमने DI रख लिया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और एक क्लास बना दी ऑब्जेक्ट टाइप की, ये भी सिंगलटन क्लास है और जिसका नाम हमने रखा हुआ है नेटवर्क मॉड्यूल। क्योंकि हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं, हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, अभी हमने नाम दे दिया इसको नेटवर्क मॉड्यूल। अब यहाँ पर मॉड्यूल है तो इसके लिए हमें एनोटेशन भी देना होता है @module। अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल इन, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जब भी हम कोई भी मॉड्यूल बनाते हैं तो उसमें हम उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ता है। तो इंस्टॉल के लिए भी हमारे पास कुछ एनोटेशन होते हैं। तो @install में अगर आप जाओगे तो जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है सिंगल कंपोनेंट : क्लास। तो अगर हमने सिंगलटन कंपोनेंट : क्लास किया है, इसका मतलब ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल एक्सेसिबल है कहाँ पर, सिंगलटन में। सिंगलटन कंपोनेंट मतलब ये सिंगलटन बन गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरे ऐप के अंदर इसके एक बार इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और ये पूरे ऐप के अंदर एक्सेसिबल रहेगा। अगर हम इसको, अगर मान लो कि हम एक कोई व्यू मॉडल का, वैसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये व्यू मॉडल का कोई हम बना रहे होते, ऐसा इंटरफेस होता या कोई ऐसी लाइब्रेरी होती जो हम अपने व्यू मॉडल में यूज कर रहे हैं, वहां पर व्यू मॉडल कंपोनेंट देते। इसके अलावा अगर हम
चाहते हैं कि ये हमारा सिर्फ एक्टिविटी के अंदर रहे तो एक्टिविटी कंपोनेंट बनाते हैं। बट हमारी ये जो एपीआई कॉल होगी नेटवर्क मॉड्यूल है जिसमें हमारी रेट्रोफिट का इंस्टांस बनेगा, वो पूरे ऐप के अंदर होना चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, सिंगलटन। कि हम चाहते हैं कि भाई ये जो इसका एक्सेस रहे पूरे ऐप के अंदर रहे, और एक बार ऑब्जेक्ट बन जाए तो इसका बार बार इंस्टांस क्रिएट ना हो, जिससे हमारी मेमोरी भी बची रहे, अननेसेसरी मेमोरी का यूज ना हो। तो हमने एक नेटवर्क मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद ये सेम बेस यूआरएल हमें चाहिए होता है, वो हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर हम लास्ट हम लोगों ने जो देखा हुआ है रेट्रोफिट इंस्टांस में, बेस यूआरएल लेने के बाद हम लोग लॉगिंग इंटरसेप्टर को यूज करते हैं, ओके एचटीटीपी क्लाइंट को यूज करते हैं, रेट्रोफिट इंस्टांस को यूज करते हैं। तो उन सभी को हमें क्या करना होता है, प्रोवाइड कराना होता है, मतलब वो हमें रिटर्न कराना होता है। तो फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब ये चीज क्या होती है, ये लाइक अब जब बार बार करेंगे तब समझ आता है कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर क्या रिटर्न कराना है, और क्या नाम तो कुछ भी दे सकते हो और रिटर्न एग्जैक्टली क्या कराना है। तो वो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो इनिशियली, जैसे कि रेट्रोफिट लाइब्रेरी का तो गूगल डॉक में ही प्रोवाइड कराता है कि आप कैसे कर सकते हो डायरेक्टली ओके एचटीटीपी इंटरसेप्टर। इसके अलावा जब रूम होता है तो उसका भी हमें मॉड्यूल बनाना पड़ता है। इसके अलावा जब आप खुद का कुछ इंटरफेस वगैरह बनाते हो तो आप चैट जीपीटी या फिर गूगल की हेल्प ले सकते हो कि भाई हम उसका प्रोवाइड कैसे बनाए। तो यहाँ पर इस नेटवर्क मॉड्यूल में जहां पर हमें क्या करना था, अपने इस लॉगिंग इंटरसेप्टर को रिटर्न कराना था, जिसमें एचटीटीपी लॉगिंग इंटरसेप्टर और एज अ बॉडी हम इसको रिटर्न करते हैं। मतलब ये बेसिकली है जो हमारा ओके एचटीटीपी हम टाइप करते हैं तो हमें सारा एपीआई की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक फंक्शन बना दिया, प्रोवाइड ओके एचटीटीपी इंटरसेप्टर, रिटर्न ये हो जाएगा, और यहाँ से ये सेम कोड कर दिया बेसिकली। अब ये जो फंक्शन होगा प्रोवाइड एचटीटीपी लॉगिन इंटरसेप्टर, ये हमारा हमें प्रोवाइड कराएगा, और प्रोवाइड जो भी कराता है उसके आगे में एक एनोटेशन देना होता है @provide। अब हो क्या रहा है, एक मॉड्यूल बनेगा और उस मॉड्यूल के अंदर आप कितने भी प्रोवाइड बना सकते हो। तो अब हमने, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम स्पेसिफिक मॉड्यूल बना लेते हैं। जैसे अगर हमारा डेटाबेस का मॉड्यूल है तो डेटाबेस मॉड्यूल, नेटवर्क का मॉड्यूल है मतलब एपीआई रिलेटेड है तो हमने नेटवर्क मॉड्यूल बना दिया। तो इसके अंदर जितने भी इंटरफेस होंगे, जितने भी क्लासेस के, जितने भी ऐसी थर्ड पार्टी या कुछ भी चीज़ जिसके हम प्रोवाइड बना रहे होंगे वो हम इस नेटवर्क मॉड्यूल के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 3 प्रोवाइड हमने रखे हुए हैं, @provide। अभी सिंगलटन को एक सेकंड भूल जाइए, एचटीटीपी लॉग इंटरसेप्टर, एचटीटीपी क्लाइंट, इसका भी प्रोवाइड, और हमारा रेट्रोफिट, ये रेट्रोफिट 4 है बेसिकली। हमारा एक एपीआई इंटरफेस भी है प्रोवाइड रेट्रोफिट, ये सेम वही रेट्रोफिट का एपीआई कॉल हो रहा है। और यहाँ पे सबके आगे @ हमें प्रोवाइड दे देना होता है, जिससे कि डीआई को पता चले कि भाई हमारा ये प्रोवाइड बन रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में एपीआई इंटरफेस सर्विस, क्योंकि हमें इसका यूज भी तो करना है डायरेक्टली अपने रेट्रोफिट के अंदर, वरना हम यूज, जैसे हमने यहाँ पर देखा था एपीआई जब हम कॉल कराते हैं तो रेट्रोफिट का इंस्टांस बनाते हैं तो हमें यहाँ पर क्रिएट के अंदर अपना इंटरफेस की देना भी रहता है। तो वो हमें भी यहाँ पर नेटवर्क मॉड्यूल में प्रोवाइड कराना होगा अपनी इंटरफेस की सर्विस रेट्रोफिट को, retrofit.create। तो वो हम कैसे करा सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोवाइड इंटरफेस सर्विस, जहाँ पर हमने अपनी इस इंटरफेस को रिटर्न कराया है, और ये इंटरफेस जो है वो रिटर्न करेगा retrofit.create और एपीआई इंटरफेस सर्विस क्लास को, और इसको भी हमने @provide करा दिया है। तो अगर आप कोई भी इंटरफेस बनाते हैं तो आप उसको डायरेक्टली डीआई की हेल्प से नहीं करा सकते, उसके लिए आपको ऐसा उसका फंक्शन बनाना पड़ता है @provide के साथ। अब यहाँ पर देखो हर फंक्शन पे हमने @सिंगलटन लगा दिया है। तो जब आप मॉड्यूल बनाओगे तो उसे इंस्टॉल करके ऐसे सिंगलटन कंपोनेंट लगाओगे, लेकिन जब भी आप कभी प्रोवाइड यूज करोगे तो जस्ट @सिंगलटन यूज करोगे। तो सिंगलटन बनाने के भी 2 तरीके हैं, मॉड्यूल में ऐसे बनता है, लेकिन जब हम कोई भी प्रोवाइड बनाते हैं तो उसमें सिंगलटन बस @सिंगलटन लगाना होता है। अब यहाँ पर एक चीज और, ऐसा क्यों किया यहाँ पर, जैसे कि हमने बोला कि नेटवर्क मॉड्यूल तो हमारा सिंगलटन हो गया, ये मॉड्यूल ये पूरे क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहेगा, लेकिन अब एक्चुअल मेन चीज हम यूज करते हैं ओके एचटीटीपी क्लाइंट, रेट्रोफिट, तो ये सब भी हमारा सिंगलटन था, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगलटन डायरेक्टली हमने बस ये ऑब्जेक्ट क्लास बना दिया था, हमारा सिंगलटन काम हो रहा था। लेकिन इस बार अब हम क्या कर रहे हैं, डीआई यूज कर रहे हैं, तो हमें डीआई के जो एनोटेशन है उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जितने भी नहीं, मतलब हमारे इस नेटवर्क मॉड्यूल के अंदर हम जितने भी एनोटेशन बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पूरे ऐप के अंदर एक्सेसिबल होंगे,
हम चाहते हैं कि हमारे पूरे ऐप के अंदर एक बार इनका ऑब्जेक्ट बन जाए, दोबारा बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, तो इसलिए इनको भी हमने सब में सिंगलटन कर दिया। तो ये जस्ट एक गुड प्रैक्टिस है, अगर आप सिंगलटन इनको ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि एक गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप सिंगलटन देते हो दैट मीन्स कि ये सिंगलटन बन जाएंगे। तो एक बार हमारा नेटवर्क मॉड्यूल बन गया तो अब हम पूरे ऐप के अंदर इस नेटवर्क मॉड्यूल का एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें डायरेक्टली ऐसे करना नहीं पड़ेगा नेटवर्क मॉड्यूल, बस जस्ट ये बनाना होता है जिससे कि DI को पता चल जाए कि हाँ भाई अब हम रेट्रोफिट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेट्रोफिट को हमने बता दिया कि जो हम रेट्रोफिट नाम की एक लाइब्रेरी है जो यूज कर रही है, जो बदले में हमें क्या देगी, रेट्रोफिट का इंस्टांस देगी, और वो रेट्रोफिट का इंस्टांस यूज करेगा हमारी इस API इंटरफेस सर्विस को। ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कोड होता है, जब भी हम कभी भी अगर DI का यूज करके API कॉल कराएंगे तो हमेशा ये सेम कोड हमें कॉपी पेस्ट करना होता है मोस्टली। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। तो अगर हम लास्ट सेशन में देखें, हमने जो देखा था लास्ट सेशन में, जो हमने लास्ट API कॉल में देखा था कि हमने रेट्रोफिट का इंस्टांस बनाया और API इंटरफेस सर्विस बना दी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपने उस जो डेटा है वहां पर उसको API को कॉल कराना रहता है एग्जैक्टली। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, मॉडल रेपोजिटरी UI। API को कॉल हम कहाँ पर कराते हैं, क्यों भाई, रेपोजिटरी में। रेपोजिटरी में। तो अगर हम अपने रेपोजिटरी में देखें तो हमारे पास एक कैटलिस्ट रेपोजिटरी है, और कैटलिस्ट रेपोजिटरी के अंदर हमने एज अ कंस्ट्रक्टर पास कर रखा है अपने उस इंटरफेस को। ओके, हाँ अब माइक ऑफ कर लो। ओके, तो कैटलिस्ट रेपोजिटरी में यहाँ पर हमने इस API इंटरफेस सर्विस को पास करा रखा है, मतलब हमें इस कैटलिस्ट रेपोजिटरी के अंदर इस API इंटरफेस की नीड थी, और वो इंटरफेस जो है वो बेसिकली हमने इंजेक्ट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये मैनुअली किया था। अब यही सेम चीज हम यहाँ पर DI की हेल्प से कर रहे हैं, सेम चीज होगी। अब हम अपने कैटलिस्ट स्क्रीन पे जाएंगे, रेपोजिटरी पे जाएंगे, एंड यहाँ पर कैटलिस्ट रेपोजिटरी, और यहाँ पर जब भी हम कोई भी एज अ कंस्ट्रक्टर कोई भी क्लास को या इंटरफेस को इंजेक्ट कराते हैं तो हमें यहाँ पर एक एनोटेशन देना होता है, @inject और स्पेस कंस्ट्रक्टर। इससे DI को पता चल जाता है कि हाँ भाई इस कैटलिस्ट रेपोजिटरी के अंदर हमें इस API इंटरफेस सर्विस को दे देना है। अगर ये नहीं देंगे तो इसे पता नहीं चलेगा और आपको एक एरर मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे होता है। तो यहाँ पर हमारे इस कैटलिस्ट रेपोजिटरी के पास हमारे इस API इंटरफेस सर्विस का कंस्ट्रक्टर आ गया, और अगर API इंटरफेस सर्विस का कंस्ट्रक्टर भी आया जब हमने यहाँ पर रेट्रोफिट DI मतलब जो हमारा मॉड्यूल है नेटवर्क मॉड्यूल, इसके अंदर हमने जब यहाँ पर ये चीज प्रोवाइड करा दी। एक्चुअल में हम इन फंक्शंस को कहीं यूज नहीं करेंगे, ये प्रोवाइड रेट्रोफिट प्रोवाइड ओके, ये एक्चुअल में कहीं यूज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे DI को बताने के लिए हमें ये बनाने पड़ते हैं। नाम आप फंक्शन का कुछ भी रख सकते हो, बस हमें बताना पड़ता है कि अगर हम कोई एक थर्ड पार्टी सर्विस ले रहे हैं तो वो हमारी कहाँ कैसे इंजेक्ट हो रही है। तो देखो, अगर हम इस नेटवर्क मॉड्यूल पे जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस सर्विस एक्चुअल में कहाँ पे हो रही है, यहाँ पर कॉल हो रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, और इसको हम एज अ कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हैं तो हमारा एज अ कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ गया, और भाई हमने यहाँ पर अपना इंटरफेस पास करा दिया। बाकी सेम वही प्रोसेस है जो हमने लास्ट टाइम API कॉल कराई थी। सस्पेंड नाम का फंक्शन देंगे, हमारा सस्पेंड फंक्शन से कोरूटीन का एक वो बन जाएगा, फंक्शन कोरूटीन बेस्ड हो गया, जिसको हम पॉज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने API को सक्सेसफुली कॉल करा दिया, यहाँ पर सक्सेस और रिटर्न वगैरह एक्सेप्शन वगैरह हैंडल हो रखा है सब कुछ। और एक चीज और देखो, यहाँ पर हमने अपने इस रेपोजिटरी को भी सिंगलटन बना दिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका ऐसा रेपोजिटरी है जिसकी जो API कॉल है जो एक ही एप्लीकेशन में कई जगह यूज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये API है और हमारे पास 5 स्क्रीन हैं, और 5 स्क्रीन में हम यही सेम API यूज कर रहे हैं अलग अलग। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने इस रेपोजिटरी को भी सिंगलटन बना सकते हो। तो अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो इससे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम नहीं भी करेंगे, लेकिन हमने जस्ट इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास एक ही स्क्रीन है अभी फिलहाल के लिए, कैटलिस्ट स्क्रीन मतलब मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी में हमारे पास
यही वाली एपीआई कॉल हो रही है। तो एक ही स्क्रीन है और एक बार हमने ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट कर लिया तो हम दोबारा ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करेंगे, तो इसको भी हमने एज अ सिंगलटन बना दिया। तो बना सकते हो क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा सिर्फ एक ही स्क्रीन है और हमारे उसमें एक ही यही कॉल हो रही है। तो अगर आपकी एक एपीआई कॉल जो है वो कई स्क्रीन्स में कॉल हो रही है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको सिंगलटन बना सकते हो अपने रेपो को। लेकिन मान लो कि एक एपीआई है और वो एक रेपोजिटरी है और उसके अंदर एक ही एपीआई है और वो सिर्फ एक स्क्रीन में कॉल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफाइल रिलेटेड मान लेते हैं कि प्रोफाइल रेपोजिटरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफाइल की एपीआई है। तो अब आप क्या कर रहे हो, वो प्रोफाइल की एपीआई कभी यूज नहीं कर रहे हो, जब कोई बंदा प्रोफाइल में जाता है तभी सिर्फ वो एपीआई हिट होती है। तो वहां पर सिंगलटन की कोई खास ऐसी नीड नहीं है, अगर दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तभी कॉल हो रही है जब एक्चुअल में कोई प्रोफाइल पे जा रहा है। बाकी होम डैशबोर्ड कहीं पर भी है यूजर, वो प्रोफाइल की एपीआई हम कभी कॉल ही नहीं कराते हैं। तो प्रोफाइल पे तो जनरली जब यूजर जाएगा कभी तो एक बार बस केवल कॉल कराना है, तो इसलिए वहां पर सिंगलटन की ऐसा कोई खास नीड नहीं है। तो रेपोजिटरी में आपकी मर्जी है कि आप इसे सिंगलटन एनोटेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो बाकी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देना ही पड़ेगा @inject कंस्ट्रक्टर, और हमारा यहाँ पर एपीआई जो है वो कॉल हो जाएगी। अब उसके बाद रेट्रो जो रेपोजिटरी से हमारा जो एमवीवीएम का पैटर्न होता है कि रेपोजिटरी से हमारे पास जो डेटा आता है उसको हम कहाँ ले जाते हैं, डायरेक्टली यूआई पे नहीं दिखाते। अब जो हमारे पास डेटा आया विद द हेल्प ऑफ किसी डेटा होल्डर क्लास हम कहाँ पे रख लेंगे, अपने व्यू मॉडल के पास ले जाएंगे। तो अब हम चलते हैं व्यू मॉडल के पास। तो हमारे पास ये था कैटलिस्ट व्यू मॉडल। तो अगर हम लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने जो देखा था, तो अगर हम अपने व्यू मॉडल पर चलते हैं, यूआई पे गए, व्यू मॉडल पे गए, तो कैटलिस्ट व्यू मॉडल पे गए और व्यू मॉडल के अंदर हमने एक रेपोजिटरी का कंस्ट्रक्टर पास कराया हुआ था और यहाँ पे एज अ कंस्ट्रक्टर व्यू मॉडल पास कराया था। लेकिन हम लोगों ने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि व्यू मॉडल के अंदर डायरेक्टली एज अ कंस्ट्रक्टर हम कुछ पास नहीं करा सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक फैक्ट्री बनाना होता है, तब जाके हमारा व्यू मॉडल प्रोवाइडर जो है वो राजी होता है कि हाँ भाई अब आपने फैक्ट्री बना दी है, सॉरी, अब आप जो है वो व्यू मॉडल के अंदर आप एज अ कंस्ट्रक्टर कुछ भी पास कर सकते हो। और एक चीज और, व्यू मॉडल के अंदर कभी भी हमें कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करना होता है, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो होता है डेटा हैंडल करने के लिए बनी होती है, यूआई हैंडल करने के लिए बनी होती है। तो एप्लीकेशन में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता है, इससे सिर्फ मतलब है कि आपके पास डेटा डेटाबेस से आ रहा है, रिमोट सोर्स से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, बस वो डेटा जो है वो हैंडल करने का काम होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये हमने पास कराया था, लेकिन इसके बाद एक बड़ी और मेहनत करनी पड़ी थी, हमें व्यू मॉडल फैक्ट्री बनानी पड़ी थी, तब जाके हमने एक्टिविटी में इस व्यू मॉडल का इंस्टांस गेट कर पाया था। लेकिन वही सेम चीज जब हम अपने डीआई वाले प्रोजेक्ट पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर देखो सेम चीज हमने यहाँ पे की है, कैटलिस्ट व्यू मॉडल और इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, हम क्योंकि हम रेपोजिटरी को करा रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम एक व्यू मॉडल बना रहे हैं तो हमने बोला था कि हिल्ट हमें कुछ एनोटेशन प्रोवाइड कराता है जो उसको पता है। जैसे कि इसे पता है कि जो अगर आप कोई व्यू मॉडल बना रहे हो तो वो उसे पता है कि ये एक व्यू मॉडल है, तो व्यू मॉडल के लिए हमें क्या देना होता है, @हिल्ट व्यू मॉडल, क्योंकि उसे पता है। जैसे एप्लीकेशन क्लास का उसे पता है तो एप्लीकेशन क्लास के लिए उसे देना पड़ता है हिल्ट एंड्रॉइड ऐप, वैसे ही उसे व्यू मॉडल का भी पता है कि ये एक व्यू मॉडल है, तो आपको वहां पर हमेशा देना होगा @हिल्ट व्यू मॉडल, जिससे इसका स्कोप व्यू मॉडल स्कोप के बराबर, जब तक व्यू मॉडल का स्कोप जिंदा है हमारा ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम करेगा। हमें यहाँ पे मैनुअली नहीं बताना होता है कि ये सिंगलटन है या आपका एक्टिविटी कंपोनेंट है, कुछ भी आप डायरेक्टली हिल्ट व्यू मॉडल दे सकते हो। अब यहाँ पे इंजेक्ट करा दिया हमने कंस्ट्रक्टर को और उसके बाद बाकी सेम व्यू मॉडल रिटर्न कर रहा है, वो व्यू मॉडल का इनहेरिटेंस कराया हुआ है, यहाँ पे लाइव डेटा बनाया हुआ है और यहाँ पर एपीआई कॉल हुई। एपीआई कॉल का जो डेटा है वो हमने यहाँ पर आईओ थ्रेड पर लॉन्च किया। डेटा एपीआई कॉल जो एक्चुअल में हिट होगी वो आईओ पर होगी, जो हमें रिटर्न आएगा डेटा वो हम कहाँ पर करा लेंगे, अपने मेन थ्रेड पे, और अपने विद द हेल्प ऑफ सेट वैल्यू हमने यहाँ पे डेटा सेट करा दिया मेन थ्रेड पे। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो अब यहाँ पर हमने एनोटेशन हिल्ट व्यू मॉडल दे दिया, बाकी ये सेम रहेगा और यहाँ पर इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और जो व्यू मॉडल फैक्ट्री है अब हमें यहाँ इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हमने यहाँ पर देखो कमेंट कर दिया। ठीक है, अब व्यू मॉडल पे डेटा आ चुका है, व्यू मॉडल के पास डेटा आ चुका है, एक्चुअल डेटा हमारे इस लाइव डेटा के अंदर स्टोर भी हो चुका है। अब हमें इस डेटा को कहाँ रखना होगा, ले जाना होगा, कहाँ दिखाते हैं हम अपना डेटा, अपने एक्टिविटी में। तो अब हमें कहाँ चलना होगा, एक्टिविटी पे। तो अब हम चलते हैं वापस मेन एक्टिविटी में।
तो अगर आप लास्ट क्लास देखो, जो हम लोगों ने लास्ट एपीआई वाला सेशन लिया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जब हम व्यू मॉडल से वापस अपने एक्टिविटी पर जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तो मेन एक्टिविटी में सबसे पहले तो हमें व्यू मॉडल को डायरेक्टली हम वाई व्यू मॉडल्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें व्यू मॉडल के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर पास कराए हुए थे। तो हमने सबसे पहले व्यू मॉडल का एक यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर जब हम व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कराते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि व्यू मॉडल को हम डायरेक्टली करा नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यू मॉडल के लिए व्यू मॉडल फैक्ट्री की जरूरत है। और यहाँ पर व्यू मॉडल फैक्ट्री जो है, और जो हमारी व्यू मॉडल जो है उसके पास किसका एक्सेस है, व्यू मॉडल के पास रेपोजिटरी, और रेपोजिटरी के पास किसका एक्सेस है, उस इंटरफेस का। तो हमें सबका इंस्टांस क्रिएट करना पड़ा। तो सबसे पहले हमें अपने एपीआई का इंस्टांस क्रिएट करना पड़ा, एपीआई इंटरफेस सर्विस। फिर उसके बाद इस रेपोजिटरी का इंस्टांस क्रिएट करना पड़ा, कैटलिस्ट रेपोजिटरी इक्वल टू कैटलिस्ट रेपोजिटरी, इसके अंदर हमने इंटरफेस का इंस्टांस प्रोवाइड कराया। और जब हमारे पास इस रेपोजिटरी का इंस्टांस आ गया, तब हमने अपने फैक्ट्री का इनिशियलाइज किया, व्यू मॉडल वो कैटलिस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री, जिसमें हमने अपने रेपोजिटरी को पास करा दिया। अब ये एक्चुअल में फैक्ट्री जब हमें मिला, तब जाके हमारा कैटलिस्ट व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर ओनर, और यहाँ पे अपनी फैक्ट्री, तो यहाँ पे कैटलिस्ट व्यू मॉडल, तब जाके हमारा काम बन पाया, और व्यू मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्टर बेस्ड तैयार हो गया कि हाँ भाई आपको आपने फैक्ट्री बना दी है, फैक्ट्री के अंदर आप बता रहे हो कि यहाँ पर आपका रेपोजिटरी जो है एज अ कंस्ट्रक्टर पास हो रहा है। तो ये सब काम हमें करना पड़ा जब हम क्या यूज नहीं कर रहे थे, डीआई यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब यही सेम चीज जब हम अब व्यू मॉडल के पास आ गया था, हम फिर व्यू मॉडल को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे। यहाँ पर आपने देखा था, ये देखो कैटलिस्ट व्यू मॉडल डॉट कैटलिस्ट एपीआई। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डीआई यूज कर रहे हैं, तो अब व्यू मॉडल का हमने यहाँ पर एनोटेशन दे दिया उसको, यहाँ पर कैटलिस्ट व्यू मॉडल में @hilt व्यू मॉडल। तो अब जब हमने हिल्ट व्यू मॉडल उसे दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि भाई अब आप आराम से बैठो, जो ये फैक्ट्री वैक्ट्री का कोड है किसी बंदे ने पहले से ही लिख रखा है हमारे लिए। ठीक है, अब ऑटोमेटिक यहाँ पे, और हमने उसको डीआई को बता भी दिया है कि भाई हम यहाँ पर एज अ इंजेक्ट करा रहे हैं, क्या अपने इस रेपोजिटरी को इंजेक्ट करा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप आराम से चिल करो, अब हमें फैक्ट्री वैक्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इस एक्टिविटी पे जाओ। अब हम चलते हैं एक्टिविटी पर, एक्टिविटी पे आएंगे, और अब यहाँ पर हमें अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कराना। तो जब आप कभी भी फैक्ट्री का यूज करोगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वाई डेलीगेटर्स आप यूज कर सकते हो, वेल कैट व्यू मॉडल और कैटलिस्ट व्यू मॉडल वाई व्यू मॉडल्स। अब हम डायरेक्टली व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करा सकते हैं डायरेक्टली बाय, यहाँ से ये व्यू मॉडल इंजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाया हिल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने डीआई का यूज नहीं किया होता, तो ये चीज नहीं हो सकती थी, बिकॉज क्योंकि हमारा व्यू मॉडल के अंदर कंस्ट्रक्टर थे। लेकिन अभी कंस्ट्रक्टर तो है, लेकिन वो चीज इनडायरेक्टली अंदर ही अंदर हो जाएगी, हमें बाहर से अपने ऐप से मतलब खुद से कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो हमारा व्यू मॉडल का यहाँ पर हमें इंस्टांस, क्या बोल रहे हो, हमारी कुछ बोल रहे हो, कोई क्वेश्चन है? आवाज बहुत कट रही है आपकी। अच्छा, आवाज कट रही है, आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ हाँ, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, सही है, मैं रिपीट कर दूंगा कहाँ से। ये व्यू मॉडल वाला क्लियर हुआ, लाइक हम लोगों ने देखा था। हाँ भैया, यही व्यू। ओके, तो लास्ट हम लोग ये बोल रहे थे कि हमारा जो व्यू मॉडल है, हम लोगों ने जब यहाँ पर फैक्ट्री अगर हम नहीं बनाते हैं, जब डीआई यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर फैक्ट्री की नीड नहीं है, हमने इसको कमेंट आउट कर दिया। और जब हम एक्टिविटी पर जाएंगे, क्योंकि हमने अपने व्यू मॉडल में यूज कर रखा है @hilt व्यू मॉडल, तो हमें यहाँ पर अपने एक्टिविटी में व्यू मॉडल प्रोवाइडर में लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली व्यू मॉडल इंजेक्शन दे सकते हैं बाय व्यू मॉडल्स। तो इससे क्या होगा, हमारा जो व्यू मॉडल है उसका इंस्टांस हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। अब हम अपने एक्टिविटी पर आ गए हैं, तो अब डीआई को बताना पड़ेगा। और देखो, एक्टिविटी भी ऐसी चीज है कि आप एक्टिविटी के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते। तो अब यहाँ पर अब हम मेन एक्टिविटी पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर
इस एक्टिविटी को भी ये DI को भी पता है कि भाई ये आपकी एक्टिविटी है, तो इसके लिए भी हमें अलग से कोई DI करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप अपने एक्टिविटी पर हैं तो @entry point हमें ये वाला एनोटेशन देना होता है। @entry point इसमें दिया नहीं है, @android entry point। अगर आपकी एक्टिविटी है फ्रेगमेंट है तो हम @android entry point देंगे, जिससे कि हमारा क्या है DI को पता चल जाए कि यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो जैसे हमें एप्लीकेशन क्लास के अंदर @hilt android app, व्यू मॉडल के अंदर @hilt view model, वैसे ही किसी भी एक्टिविटी पर आप कोई भी एक्टिविटी क्रिएट करोगे तो आपको ये एनोटेशन देना होगा। अगर नहीं दोगे तो आपका ऐप क्रैश कर जाएगा, ऐप खुलेगा ही नहीं, लॉन्च ही नहीं होगा। तो @android entry point हमें देना होगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, DI को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट ये एनोटेशन हमें देना होगा। और ये इसका कोड पहले से हिल्टन वालों ने लिख रखा है हमारे लिए कि इसका DI हमारे लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें इसके लिए अलग से कोई DI नहीं करना है। तो हमारा ये काम हो गया। अब हम जैसे नॉर्मली API हमने कॉल कराई थी लास्ट टाइम भी, ये देखो व्यू मॉडल इंस्टांस के लिए हमने जो लास्ट टाइम चीजें की थी वो सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमने अपने कैटलिस्ट व्यू मॉडल डॉट कैटलिस्ट API जो हमारा ये फंक्शन था इसको कॉल कर लिया। तो यहाँ पर अपना कैटलिस्ट व्यू मॉडल लाइव डेटा को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर लिया, और यहाँ पर ये रेट्रोफिट का डेटा सेट हो रहा है। ये एक रेट्रोफिट कर रहा हूँ, रिसाइकलर व्यू से एक डेटा सेट हो रहा है, और यहाँ पर जाकर हमारा जो API कॉल एग्जैक्टली हो जा रही है और हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जा रहा है। तो ये बेसिकली होता है जब हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हम लोग API कॉल कराते हैं और DI का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल API कॉल जो बिगनर लेवल जो हमारा काम रहता है वो इतना ही होता है। अगर हम देखें DI के अंदर सबसे पहला काम कि हमें API सबसे पहला काम डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करना रहता है। दूसरा काम एक एप्लीकेशन क्लास बनानी होती है जिस पर हमें बताना होता है कि भाई हमारा हिल्ट एंड्रॉयड ऐप है, और उसको इंस्टांसिएट उसका इनहेरिटेंस कराना होता है एप्लीकेशन क्लास से। तो ये जो हमारी क्लास का नाम रहेगा इसको हमें पहले सेट कराना रहता है अपने मैनिफेस्ट फाइल में एंड्रॉयड नेम में। इतना हो जाने के बाद अब हमें देखना होता है कि हमारे पास डेटा कहाँ से आ रहा है। तो डेटा जनरली हमारे पास यहाँ पर अपनी API कॉल्स रहती हैं, और हमारे पास एक रेट्रोफिट का इंस्टांस क्रिएट करना होता है क्योंकि हम रेट्रोफिट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब हम लोग DI यूज कर रहे थे तो हमने एक DI नाम का एक फोल्डर पैकेज बनाया और एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, और हम अपने उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो @module @installin सिंगलटन बनाएंगे इसको भी, और यहाँ पर सबके प्रोवाइड पास कर देंगे जो भी हमें यहाँ पर देने होंगे, जिस चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो लॉगिंग का, HTTP क्लाइंट का, और आपने देखा ये फंक्शन हम कहीं एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूज होते हैं रेट्रोफिट को बताने के लिए बाया डिपेंडेंसी इंजेक्शन बाया हिल्ट। तो हमारा यहाँ पर सबका हम यहाँ पर प्रोवाइड बना देंगे इंक्लूडिंग अवर इंटरफेस, और उसके बाद हम जैसे API कॉल कराते हैं वैसे हम अपना API कॉल कराएंगे। और बस वहाँ पर जब भी हम एज अ कंस्ट्रक्टर कुछ भी पास करेंगे तो हमें एक एनोटेशन देना होगा @inject कंस्ट्रक्टर। अगर उसे सिंगलटन देना चाहें उस रेपोजिटरी को दे सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर देके आगे बढ़ सकते हैं। और जब भी व्यू मॉडल पे जाएंगे, तो हमें बताना होगा कि भैया व्यू मॉडल जो है वो @hilt व्यू मॉडल, क्योंकि इसका इंजेक्शन उसके पास पहले से है तो @hilt व्यू मॉडल। और सेम यहाँ पर भी अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देंगे तो @inject कंस्ट्रक्टर। और जब हम अपने API को एग्जैक्टली कॉल कराएंगे अपने एक्टिविटी पर तो हम @activity पर एनोटेशन @android point, और व्यू मॉडल के लिए इनिशियलाइज कराने के लिए y व्यू मॉडल्स। तो ये चीज़ हमें करनी होती है, तो हम यहाँ पर DI को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इस ऐप को जब हम रन कराते हैं तो हमारा ऐप जो है सक्सेसफुली रन भी होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर देखो ऐप रन हो गया, ठीक है। ये रिसाइकलर व्यू में डेटा सेट हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज और बची है जो कि हमने आपको बताया था
दो तरीके के इंजेक्शन होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जो कि हम हर बार यूज ही कर रहे हैं मोस्टली। एक होता है फील्ड इंजेक्शन। तो अब जैसे हमने आपको अभी बोला कि ये वाली जो हमारी क्लास है, जैसे एक्टिविटी है, अब मान लेते हैं कि हमें इस एक्टिविटी के अंदर रेपोजिटरी की नीड है। अभी फिलहाल में तो हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो व्यू मॉडल के पास सब कुछ है ही, हमारा काम व्यू मॉडल से हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर हमें रेपोजिटरी की नीड है, या मतलब कोई ऐसी क्लास है हमें उसकी नीड है। तो अब हम एक्टिविटी के अंदर तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ये चीज ये अलाउ ही नहीं है, क्योंकि ये तो एंड्रॉयड ने पहले से बना रखी है एक्टिविटी। अब यहाँ पर हमें रेपोजिटरी का एक्सेस चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे पास रेपोजिटरी का अगर हमें एक्सेस चाहिए अपने इस एक्टिविटी के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम यूज करते हैं फील्ड इंजेक्शन। क्योंकि एक्टिविटी पे हमें चाहिए रेपोजिटरी, लेकिन रेपोजिटरी का एक्सेस तो है ही नहीं, क्योंकि रेपोजिटरी को हम एज अ कंस्ट्रक्टर पास नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पर रेट्रोफिट के लिए और व्यू मॉडल के यहाँ पे किया, जैसे रेपोजिटरी के अंदर हमें एपीआई इंटरफेस का चाहिए था, तो हमने कंस्ट्रक्टर किया और यहाँ पर ऐसे पास करा लिया। तो यहाँ पर हम एपीआई इंटरफेस, ये हमारा वेरिएबल है, एपीआई इंटरफेस डॉट करके हम यूज कर पा रहे हैं। लेकिन हम ये चीज एक्टिविटी पे नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि एक्टिविटी पे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं बना सकते खुद से। तो इसके लिए यहाँ पर हमें मिलता है फील्ड इंजेक्शन। तो हमें यहाँ पर @inject और latenit where और अपने उस क्लास का नाम लिखना होता है। तो @inject latenit where, और हमारे उस हमें कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हमारा कैटलिस्ट रेपो था, कैटलिस्ट रेपो, टाइप ऑफ कैटलिस्ट रेपो। हमारा यहाँ पर अब इस एक्टिविटी के अंदर किसका एक्सेस आ गया, कैटलिस्ट रेपोजिटरी का, और हमने बता दिया कि ये इंजेक्ट होगा। तो अब एक्टिविटी के अंदर क्या इंजेक्ट हो गया, हमारा रेपोजिटरी इंजेक्ट हो गया। मतलब रेपोजिटरी की जो भी चीजें हैं, इसका एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें ये नहीं करना है कैटलिस्ट रेपोजिटरी इक्वल टू कुछ डायरेक्टली, क्या करेंगे, कैटलिस्ट रेपोजिटरी और डॉट, यहाँ पर हमारे पास गेट कैटलिस्ट एपीआई, ये देखो इसका एक्सेस यहाँ पर, ये डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं मेन एक्टिविटी में। तो अगर मैं ऐसी चीज होती है, वैसे में अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और हम यहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पर कॉल करा रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अगर हम कभी ऐसी कोई चीज होती है जहां पर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं देते हैं, वहां पर हम फील्ड इंजेक्शन दे देते हैं। वैसे जनरली मोस्टली हमारा काम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से हो जाता है, और जब हम कभी थर्ड पार्टी यूज करेंगे तो हम लोग मॉड्यूल यूज करेंगे। तो ये बेसिकली फंडा रहता है डीआई का। तो आई होप क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। बाकी एक बार जब प्रैक्टिस करोगे, और ये काफी लाइक इनिशियली कॉम्प्लेक्स लगता है थोड़ा सा। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया अभी। तो ट्राई करना इसको। बाकी ये वाला ये वाला जो है ना, सेम आपके पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी है जिसमें एपीआई कॉल हो रखी है, उस एपीआई में खुद से इम्प्लीमेंट करना कोई एक एपीआई कॉल जिसमें आप डीआई का यूज करना। और ये सेम प्रोजेक्ट मैं शेयर भी कर दूंगा तुमसे, तो वो देख लेना। ये काइंड ऑफ जो बिगिनर लेवल अगर हम डीआई बोले तो हम वो कर सकते हैं। एडवांस में अगर हम जाते हैं तो इसमें एक दो चीज़ें और हम ऐड कर सकते हैं जो कि हमने नहीं किया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्वालिफायर रिटेंशन, कि अगर हम कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और उसको भी हमें कराना होता है, तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कराने के लिए हम करा सकते हैं। और अगर इन केस हमारे पास सेम टाइप के इंटरफेस आ जाते हैं तब हम करा सकते हैं, बट वो इतना मतलब नॉर्मली यूज नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस होता है कि ऐसा कुछ मसला पड़ रहा है, तो वो गूगल वगैरह करके, चैट जीपीटी करके वो चीज़ें हो जाती है। जनरली हमारा काम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से हो ही जाता है। जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं तो फील्ड इंजेक्शन से हो जाता है, और रिमेनिंग बाकी जो बचे उनके लिए हमारे पास एनोटेशन पहले से अवेलेबल रहता है एक्टिविटी का, व्यू मॉडल का, तो वो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अगर कोई भैया डाउट है एक चीज पूछनी थी,
वैसे तो जो ये आपने पढ़ा इसमें कोई डाउट नहीं, बस एक डाउट ये था कि वो एक्टिविटी रिटेन्ड कंपोनेंट का यूज क्यों होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है जो आपने पढ़ाया। एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट मतलब वो जब हम व्यू मॉडल यूज नहीं करते हैं, ऐसा कोई केस है आपके पास या ऐसा कोई ऐप है जिसमें हमने व्यू मॉडल यूज नहीं किया है और हम चाहते हैं कि वो व्यू मॉडल मतलब वो जो फंक्शनैलिटी है जो ये वाली होती है व्यू मॉडल के पास जो एक्सेस है कि हमारे पास डेटा आया रिमोट सोर्स से और वो डेटा लॉस हो जाएगा क्योंकि हम व्यू मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यू मॉडल वाली फंक्शनैलिटी है वो हमें पहले मिलती थी, एक फंक्शन होता है एक्टिविटी में मिलता है ऑन सेव्ड इंस्टांस और ऑन रीस्टोर इंस्टांस। अगर हम यहाँ पर हैं ऑन सेव्ड इंस्टांस, ऑन सेव्ड इंस्टेंस स्टेट और ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट, तो ये हमारा जो काम व्यू मॉडल करता है एक्चुअली में आज भी कि हमारा जो एक्टिविटी का स्टेट होता है वो सेव करके रख लेता है। तो इन केस अगर कुछ ऐसा केस बन रहा है कि आपने व्यू मॉडल यूज नहीं किया है तो उस केस में आपने जहां पर वो एनोटेशन दिया होगा या जहां पर अपना सिंगलटन या जो भी दिया है उसमें आप वो अपना कंपोनेंट दे सकते हो कि भाई हमारा ये एक्टिविटी अगर हमारी वो भी हो जाती है, इन केस हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो वहां पर हम वो वाला दे सकते हैं, वो एक्टिविटी रिटेंशन वाला इसमें काम करेगा। एक्टिविटी रिटेंशन इसमें शायद नहीं आएगा, मॉड्यूल में देखता हूँ। तो बेसिकली वो यूज तभी करते हैं जब हम वो नहीं यूज करते थे व्यू मॉडल। अब उसकी आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो नीड नहीं है। एक्टिविटी रिटेंशन, एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट, अगर हमारा मतलब एपीआई से डेटा आया और हमारा हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया और हमने व्यू मॉडल नहीं बना रखा है तो फिर हम हमारा ये वाला जो डेटा है वो सेव रहे, हमारी जिस एक्टिविटी में ये कॉल हो रहा होगा ये वाला वो हमारा सेव रहे, तो उस रिटेन कंपोनेंट में ये वाला यूज कर सकते हैं। रिटेन तभी यूज करते हैं, ये सेम चीज फ्रेगमेंट में होती है तो वो उसमें रिटेन फ्रेगमेंट बोलते हैं। ओके थैंक यू। और कुछ? और कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है, बस अब प्रैक्टिकल करना है। हाँ इसको ट्राई करके देख लेना। और ये लाइक हाँ इनिशियल तो नहीं लेकिन हाँ मतलब पूछते हैं आजकल तो इंटर्नशिप के बाद, तो फिर ठीक है चलो ट्राई करना। बाकी नेक्स्ट फिर रहेगी आदित्य ग्रुप पे बता देगा नेक्स्ट। ठीक है। ओके।